हे एवरीवन, माय नेम इज़ सिद्धि और आप देख रहे हैं लॉ विद एसके। आज का हमारा टॉपिक है मिस्टेक विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22। आज हम लोग पढ़ेंगे मिस्टेक। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि मिस्टेक क्या होती है। मिस्टेक एक तरह का रॉन्ग बिलीफ होता है एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट और अ लॉ। अब ये क्या है? ये कह रहा है कि मिस्टेक का मतलब हम सब जानते हैं गलती होती है। गलती किससे रिलेटेड है? फैक्ट से रिलेटेड है या लॉ से रिलेटेड है। और आप कुछ बिलीव कर रहे हैं और वो बिलीव गलत है एक्चुअली, यानी आपको किसी फैक्ट के बारे में गलत जानकारी है। अब फैक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक कार है। अब इस कार से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं? पहला फैक्ट तो यही है कि ये एक गाड़ी है। दूसरा फैक्ट ये है कि ये रेड कलर गाड़ी है। तीसरा फैक्ट ये है कि इसका जो ओनर है वो उसका नाम है मान लीजिए XYZ, कोई भी नाम है। चौथा फैक्ट और क्या हो सकता है कि ये जो गाड़ी है इसके सारे जो इक्विपमेंट हैं वो सारे सही हैं। ये एक ब्रांड न्यू गाड़ी है। सो दीज आर ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू द कार। ठीक है, मिस्टेक थी। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि किन किन सिचुएशन में, मिस्टेक की सिचुएशन में कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, कब वाइड हो जाता है। ओके, सो इतना में समझ में आया कि मिस्टेक का मतलब होता है किसी तरह का गलत बिलीफ, कोई गलत हमें भरोसा हो गया है। ये भरोसा किसी फैक्ट के बारे में भी हो सकता है और लॉ के बारे में भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, मिस्टेक की वजह से पार्टीज़ का मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं हो पाता। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसेंसस एंड एडम का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों पार्टी के मस्तिष्क में एक चीज़ें चल रही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रेड कार के बारे में सोच रहे हैं और आप ब्राउन कार के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं होता और उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि टाइप क्या क्या होते हैं। मिस्टेक दो तरह की हो सकती है। हमने अभी देखा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है और मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकती है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी दो तरह का हो सकता है कि यूनिलेटरल मिस्टेक हो सकती है और बायलेटरल मिस्टेक हो सकती है। नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिलेटरल में सिर्फ एक पार्टी की गलती है, यानी एक पार्टी को एरोनियस बिलीफ है किसी फैक्ट के बारे में। बट बायलेटरल मिस्टेक में दोनों पार्टी अंडर मिस्टेक है ना, दोनों पार्टी को गलत जानकारी है उस प्रोडक्ट, उस फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बायलेटरल मिस्टेक होगा। अब इसकी सिचुएशन क्या होती है? अगर बायलेटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, मतलब उसकी कोई लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं रहेगी। बट अगर यूनिलेटरल मिस्टेक रहती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या कहने का मतलब है। बायलेटरल मिस्टेक पहले आप समझ लीजिए क्या होती है। जैसे हमने बताया, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ए बी को अपनी गाड़ी बेच रहा है। बी सोच रहा है कि ए की मैं रेड वाली कार खरीदना चाहता हूँ और ए बी को ब्राउन कलर की कार बेचना चाहता है। इसके पास दो कार थी, तो बी सोच रहा है उसे रेड कलर की कार मिल रही है और ए सोच रहा है वो ब्राउन कलर की कार बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या है? दोनों पार्टी मिस्टेक में, यानी बायलेटरल मिस्टेक है। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब हम लोग ये देख लेते हैं कि बायलेटरल मिस्टेक जो होती है वो कितने तरह से की जा सकती है। यानी क्योंकि फैक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, यानी इस कार से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी मिस्टेक बहुत सारी हो सकती है। तो पहली मिस्टेक होती है एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठ गया है, यानी ए बी से जो गाड़ी खरीदने वाला था वो कार ही डिस्ट्रॉय हो गई है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उससे पहले ही कार जल गई है। अब न ये बात ए को पता है, ना ये बात बी को पता है। दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट की सेल का एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड होगा, बिकॉज यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर था, सब्जेक्ट मैटर गाड़ी थी, तो उस सब्जेक्ट मैटर का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यानी वो प्रेजेंट ही नहीं है, और जो मौजूद ही नहीं है आप उसका एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि एक कार है, हम ब्राउन कलर की कार सोच रहे हैं बेचने के लिए और सामने वाला सोच रहा है मेरे पास जो रेड वाली कार है वो ये खरीद रहा है। तो यहाँ प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, सब्जेक्ट मैटर की आइडेंटिटी पे सवाल उठ गए हैं, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर।
अब क्वालिटी का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक पेंटिंग बेच रहा है, ठीक है। ये पेंटिंग जो है वो एक बहुत बड़े कलाकार की पेंटिंग है और बी भी यही सोच के खरीद रहा है। बाद में दोनों को पता चलता है ये कोई बड़े कलाकार की पेंटिंग नहीं है, ये एक लोकल आर्टिस्ट था, उसकी पेंटिंग है। सो यहाँ दोनों पार्टी अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और ये फैक्ट किससे रिलेटेड था, क्वालिटी से रिलेटेड था, इसलिए ये अग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। टाइटल तो आप सब समझते ही हैं कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके आप ओनर ही नहीं हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, ए एक लैंड बेच रहा है बी को। ए को लगता है कि ये इसका ओनर है, इसलिए उसके पास राइट है ये प्रॉपर्टी बेचने का बी को। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसके बाद पता चला कि ए तो इसका ओनर ही नहीं है, इसका ओनर कौन था, बी ओनर था, और जो प्रॉपर्टी खुद की है वो खुद को कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, तो ये एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसा ट्रांजैक्शन है, बी को पता ही नहीं है क्या कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी। यस, ऐसा हो सकता है। ऐसा तब होता है जनरली, जैसे मान लो फादर है, फादर ने अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में अपने बेटे को दे दी थी। हो सकता है ना कि फादर की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी बी के पास चली गई थी, लेकिन इस बात की जानकारी बी को नहीं थी कि मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी मुझे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गई है उनके मरने के बाद। अब जो एक ए व्यक्ति था उसे लग रहा था कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, तो वो बी को बेच रहा था। तो बाद में पता चलता है कि ये बी ही उसका ओनर था, क्योंकि उसके फादर की प्रॉपर्टी उसको इनहेरिटेंस में मिली थी। So this is a mistake as to the title of subject matter. And the last one is taken as to the possibility of performance. Possibility of performance का मतलब ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था तब दोनों पार्टी को नहीं पता था कि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया एग्जिस्टेंस वाला उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है। ये ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो अपने घर को बेच रहा है, ठीक है, घर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट ये लोग कर रहे थे, इन लोग को पता ही नहीं था कि ये घर आग से जल गया है। तो यहाँ पे क्या है, क्या इस हाउस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है बी को? नहीं, इम्पॉसिबल हो गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। अब यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, किताब वगैरह में आपको मिलेगा कि एक हॉर्स था, जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे इस हॉर्स को बेचने का, तब इस हॉर्स की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे क्या है, हॉर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बायलैटरल मिस्टेक। यहाँ दोनों पार्टी की मिस्टेक होती है। किस बात से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट के फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक हुई है, और ये फैक्ट इतना ज़रूरी है कि उसका सही होना ज़रूरी था, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग केस लॉ देख लेते हैं। एक है रैफल वर्सेस विचलाउ का केस। इसमें क्या होता है कि दो शिप रहती है, ठीक है, शिप रहती है, शिप पे कॉटन का कंसाइनमेंट आ रहा होता है। अब ये दोनों शिप्स जो है एक ही नाम से होती है, दोनों का नाम पियरलेस शिप होता है। अब दो व्यक्ति हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि ये जो पियरलेस शिप से कॉटन का कंसाइनमेंट आ रहा है वो मैं परचेस करूँगा। तो सेल और परचेस की बात हो रही है। ए सोच रहा है पहली वाली शिप के बारे में और बी सोच रहा है दूसरी वाली शिप के बारे में। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि दोनों के माइंड में जो सब्जेक्ट मैटर है वो अलग था, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टी की बायलैटरल मिस्टेक है, रिलेटेड टू द फैक्ट है, और वो फैक्ट एसेंशियल टू द अग्रीमेंट भी है, ठीक है। सो एक ये एग्जाम्पल हो गया। कूपर वर्सेस फिप्स में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको ये एज टू द टाइटल वाला बताया कि इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो किसी और के पास था, यानी ओनरशिप किसी और के पास थी, उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। जैसे एक बंदा था ए नाम का, वो लीज पे एक फिशरीज दे रहा था, फिशरी मतलब एक पाउंड था, उसमें बहुत सारी फ़िश थी, तो उस फिश को निकालने का जो राइट है, निकाल के बेचने का राइट, वो बेच रहा था बी को, फिशरी का राइट बेच रहा था बी को, बेच नहीं रहा था, सॉरी, लीज पे दे रहा था। लीज पे देने का मतलब है 10 साल के लिए तुम इस पॉन्ड के ओनर हो, इससे अपना जो भी बेनिफिट है तुम ले सकते हो। 10 साल बाद जब लीज खत्म हो जाएगी तो ये पॉन्ड मेरे पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से लीज का मतलब होता है, ठीक है। ये लीज बी को दे रहा था। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब पता ही नहीं था कि ए इसका ओनर नहीं है, बाद में पता चला बी इस प्रॉपर्टी का ओनर था, उस
फिशरी वाले अमाउंट का। सो ये एग्रीमेंट एज टू द टाइटल था और ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिलेटरल मिस्टेक, जो सेक्शन 22 में बताइए। यूनिलेटरल मिस्टेक का क्या मतलब है? एक पार्टी की गलती है, दूसरी पार्टी एकदम सही सोच रही है। दूसरा रिलेटेड टू द फैक्ट, क्योंकि हम लोग फैक्ट ही वाला समझ रहे हैं, फैक्ट से रिलेटेड बात हो रही है, और वो जो फैक्ट है एसेंशियल टू द एग्रीमेंट है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल टू द एग्रीमेंट का सिंपल मतलब है कि जिस फैक्ट के बारे में गलती हुई है, अगर वो गलती नहीं हुई होती तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा होता। यानी जब मैं गाड़ी परचेस करने गया तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे रेड कार मिल रही है, बट एक्चुअली में जो बेचने वाला था वो रेड कार नहीं बेच रहा था, तो ये मेरी गलती थी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे रेड कार खरीदनी है, लेकिन मैंने ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं किया, कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो अगर मुझे रेड कार नहीं मिलेगी तो मैं शायद वो कार खरीदता नहीं। तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा मैटर है जो एसेंशियल है उस एग्रीमेंट को होने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एक व्यक्ति है वो पेंटिंग बेच रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी पहले भी देखा था, लेकिन थोड़ा ये उससे डिफरेंस है। ए पेंटिंग बेच रहा है बी को, जिसका प्राइस 5000 रुपये लगाया गया है। ए ने बी को ये पेंटिंग बेच दी। बाद में ए को पता चलता है ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग थी, यूनिक पेंट था, वो 5000 नहीं 5 लाख था। तो अब यहाँ तो किससे मिस्टेक हो गई है? ए से मिस्टेक हो गई है, लेकिन बी को ये बात पता थी कि वो एक ओरिजिनल पेंटिंग है और उसका बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो चूंकि ए के पार्ट में मिस्टेक हुई है, यूनिलेटरल मिस्टेक है, तो क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी की मिस्टेक है, दूसरी पार्टी एकदम अपने पार्ट पे ठीक थी। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इसको वॉइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हैं, जिसमें से पहला एक्सेप्शन है मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जब हमें पता है कि ये प्रोडक्ट हम ए से ही खरीदना है हमको, उस केस में अगर ए की जगह बी वो गुड्स की सप्लाई कर देता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? भले यहाँ पे यूनिलेटरल मिस्टेक है, बट ये एक्सेप्शन में इसलिए डाला गया कि टाइटल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आइडेंटिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये कंडी वर्सेस लिंडसे के केस में बताया गया है। इस केस में क्या हुआ था, एक नाम का व्यक्ति है जो अपने को बी रिप्रेजेंट करके सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, और सी को ये लग रहा था कि वो ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो सी सोचा ए एक बड़ा व्यक्ति है तो मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ उधार का, तो सी गुड्स की सप्लाई कर देता है उधार पे। लेकिन बाद में सी को पता चलता है कि वो ए तो था ही नहीं, वो तो बी था, और बी ने जानबूझकर फ्रॉड किया है सी के साथ। तो यहाँ पे क्या है, पर्सन की आइडेंटिटी की बात आ गई है। तो सी ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था, ना कि बी के साथ। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिटी पर्सन ही अलग है। ठीक है, अब ये वाले केस में देख लीजिए क्या हुआ था। ये रिलेटेड टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझिए क्या है। जैसे कोई पर्सन ए है, ए गया बी के पास कि ये एक पीस ऑफ पेपर है, आप इस पर साइन कर दीजिए, इससे आपको कुछ बेनिफिट होगा। मतलब ये या तो किसी और चीज़ के पेपर होंगे जिससे बी को कोई बेनिफिट हो रहा होगा। ये बात लेकिन ए ने बी को बताई, लेकिन एक्चुअल में क्या था, ये ट्रांजैक्शन उस चीज़ का नहीं था। इस ट्रांजैक्शन को इसलिए किया गया था ताकि बी के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, यानी इसमें बी का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, बट ये बात बी को बताई नहीं गई थी। अब चूंकि ये ट्रांजैक्शन का नेचर ही गड़बड़ था, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, इवन दो पार्टीज सिर्फ ए की ही मिस्टेक थी। ठीक है, यहाँ बी की ही मिस्टेक थी। नेक्स्ट है हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ, जो सेक्शन 21 में बताया गया। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या, पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई लॉ है, उस लॉ की मुझे जानकारी नहीं है। लॉ क्या हो सकता है, जैसे मुझे लगता था कि लड़के और लड़की दोनों की शादी 18 साल पे हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो मेरे को क्या पता है, गलत जानकारी है लॉ के बारे में। या फिर मुझे ये पता है कि मैरिज करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता है, किसी लॉ के बारे में गलत जानकारी है, ऐसा बिलीफ है जो रॉन्ग है। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा कि जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं लेकिन उनको लॉ से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है
और वो जानकारी जो उन्हें पता है, जो बिलीफ है, वो गलत जानते हैं उस लॉ के बारे में। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा, क्या वो वैलिड रहेगा, वॉइड होगा, ये देखते हैं। तो अगर लॉ से रिलेटेड आपकी कोई मिस्टेक हुई है, दो तरह की हो सकती है, इंडियन लॉ की हो सकती है और फॉरेन लॉ की हो सकती है। अगर इंडियन लॉ के बारे में अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो लॉ ये समझ के चलता है कि आपको उसके बारे में जानकारी थी या होनी चाहिए, यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मुझे इंडियन लॉ के बारे में पता ही नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ए गया फ्लाइट में दुबई, ठीक है, वहाँ दुबई से सोना सस्ता मिलता है, वहाँ से दुबई से सोना ले आया और इंडिया में जब वो आया, लैंड किया, यहाँ पे इतनी क्वांटिटी का सोना लाना कोई ला सकते हैं हम, लेकिन जब कस्टम डिपार्टमेंट ने उसका सोना जब्त कर लिया और बोला आप इतना सोना कैसे ले आया, आपने इलीगल काम किया, या तो आप ड्यूटी पे करिए, तो उसने एक्सक्यूज़ दिया मुझे नहीं पता था कि इस तरह का कोई कानून भी है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता है कि मुझे पता ही नहीं था इस तरह का कोई कानून अवेलेबल है या नहीं। यही कह रहा है मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर इंडियन लॉ से मिस्टेक हुई है तो लॉ कहता है कि आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। ए जो है अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी बेचते टाइम इसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है, इसका डॉक्यूमेंटेशन सब होता है। ए ने ओरली बेच दिया बी को। अब इस केस में क्या होगा, बाद में पता चला कि इसका डॉक्यूमेंट बनाना ज़रूरी है, ठीक है, इसको रिटन में करना ज़रूरी है। तो क्या ये ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा बिकॉज ए को इस बात की जानकारी नहीं थी? तो लॉ कहता है नहीं, ये जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड रहेगा। प्रॉपर्टी ए से बी में चली गई है, हाँ, बाद में जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की जा सकती है। तो यहाँ पे बी ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता या ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं था इस लॉ के बारे में, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। इंडियन लॉ के बारे में हम ये मान के चलेंगे कि आपको उस बात की जानकारी है। फॉरेन लॉ में ऐसा क्या है, फॉरेन लॉ में कहता है कि अगर आपको किसी फॉरेन लॉ के बारे में जानकारी नहीं है तो हम उससे ट्रीटेड एज अ फैक्ट समझेंगे, मतलब हम ये मानेंगे कि फैक्ट की कोई मिस्टेक हुई है। और जितना भी हम लोगों ने अभी फैक्ट के बारे में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर कोई फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइड होगा, वैलिड होगा। ये डिपेंड करता है कि यूनिलैटरल मिस्टेक हुई है कि बायलैटरल मिस्टेक हुई है। अगर ए इंडिया में बैठ के बी नाम के व्यक्ति से जो चाइना में बैठा है उसके साथ अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और उससे रिलेटेड कुछ मिस्टेक हो गई, ए को पता ही नहीं था कि ये गुड्स हम बी से मंगवा ही नहीं सकते क्योंकि चाइना ने उस पर बैन लगा दिया, उस केस में ए क्या है, ए जो है उसकी यूनिलैटरल मिस्टेक है। तो यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, ठीक है। लेकिन अगर बायलैटरल यानी बी को भी नहीं पता था कि इस गुड्स की सप्लाई बैन है और ए को भी नहीं पता था कि ये गुड्स हम खरीद नहीं सकते, उस केस में दोनों पार्टी की मिस्टेक हुई थी और बायलैटरल मिस्टेक के केस में वो अग्रीमेंट पूरा वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ के मिस्टेक में हम ये देखेंगे कि वो मिस्टेक किस तरह की है, हम उसे ट्रीट करेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह और जो फैक्ट के रूल हैं वो अप्लाई होंगे। क्लियर है? ओके, लेक्चर कंप्लीट होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।